हमारा ही भविष्य जैसे दुनिया चल रही है उस पर शंका उठ रही है। तो जब हमारा ही भविष्य नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर या दूसरे किसी भी कल्चर के बारे में सोचना जास्ती होगी। जिस तरह से दुनिया चल रही है कि इतने सारे न्यूक्लियर पावर सेंटर्स हैं और उनके पास इतने बम्स हैं कि इस पूरी धरती को वो 6 बार खत्म करने के लिए पर्याप्त है और बने जा रहे हैं। चाहे ट्रीटी कोई भी हो, चाहे टेस्टिंग बैंड ट्रीटी हो, चाहे फर्स्ट यूज की ट्रीटी हो, लेकिन तुम देखोगे कि जो देश दूसरों को बनाने देने से रोकते हैं उन देशों के पास तो बमों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चाहे वह वैक्यूम बम हो, हाइड्रोजन बम हो, न्यूक्लियर बम हो या सैटेलाइट बॉम्ब्स जो आने की कोशिश चल रही है वो हो, या एनर्जी वेव्स जो माइंड्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं, पागल कर सकती हैं, केमिकल वॉरफेयर हैं ही, और ऐसे बम जो डीएनए डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये पूरी की पूरी धरती के भविष्य के बारे में लोग परेशान हैं, तो एग्रीकल्चर का भविष्य के बारे में कैसे कह सकते। दूसरी चीज कि जब से सभ्यता शुरू हुई तब देखोगे कि खेती से ही चीजें व्यवस्थित होनी शुरू हुई। जब तक चीजें जंगल में हैं तो आदि मानव, आदिवासी, एबोरिजिनल्स की परंपरा, खेती के बाद ही तो स्थिरता आई है। तो चीजें जो शुरू हुई सभ्यता वो खेती से हुई, और जिस चीज से चीजें शुरू होती हैं सामान्यतः अंत भी उसी से होता है। अगर हो तो खेती से ही अंत होगा, या अंत होगा तो खेती का अंत होगा। फिर या तो लोग जंगलों में रहें, पहाड़ों में रहें, तब चीजें ऐसी होंगी कि वो एग्रीकल्चर का भविष्य उस समय के लिए खत्म हो गया। जैसे एक मितार ताराविच करके हैं, बोस्निया हर्जगोविना में थे, और उन्होंने काफी भविष्यवाणियां की हैं। उनका कहना है कि 2050 के आसपास दुनिया में खाने को बहुत होगा लेकिन सब जहरीला होगा, पीने को बहुत पानी होगा लेकिन वो सब जहरीला होगा। तब वह प्रजाति बचेगी जिसको पहाड़ पर रहने की आदत है और जो बर्फ का पानी पी के 2-4-5 महीने जिंदा रह सके। तब तक जहर शायद सबसाइड हो। तो जैसी मनुस्मृति में चीजें आती हैं कि सारे दूर प्रलय हो गया, सब मर गए और कुछ लोग बचे और फिर से धरती शुरू होती है, वैसी परिकल्पना या वैसी भविष्यवाणी या वैसी घोषणा मितार ताराविच ने। तब पूरा का पूरा जब भविष्य अंधकारमय हो तो फिर एग्रीकल्चर तो बचेगी नहीं, और तब तक एग्रीकल्चर का भविष्य। तीसरी चीज कि आर्थिक व्यवस्था में जो कहते हैं कि एग्रीकल्चर का रोल बहुत कम है, तो दुनिया में 100 वर्ष से ज्यादा कोई भी देश बिना एग्रीकल्चर के सपोर्ट के जिंदा रह नहीं पाया या अपनी पीक को मेंटेन नहीं कर पाया। सिंगापुर वगैरह इस मामले में बच्चे हैं। अमेरिका वगैरह अगर 100 साल तक सरवाइव कर रहा है, जिसमें 40-50 साल वो पीक पे रह रहा है, तो खेती वहाँ पर्याप्त है। इंग्लैंड अगर चला तो जहाँ पे उसका शासन था वहाँ खेती पर्याप्त थी। तो खेती के बिना कोई सोचे कि सभ्यता या कोई भी राज्य या कोई भी समूह शिखर पर रह पाएगा या जिंदा भी रह पाएगा, तो ये संभव नहीं है 100 वर्ष से ज्यादा। तीसरी चीज चौथी चीज, आज हम देखें किसी भी देश में, बहुत छोटे सिंगापुर, ताइवान वगैरह को छोड़ दें जो बेसिकली दुकानें हैं, तो बजट कैसा भी हो, इकोनॉमिस्ट कुछ भी चल रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कुछ भी है, लेकिन 1-2 मानसून गड़बड़ाते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो। मार्च के महीने में तुम देखो अगर फसल ठीक होती तो बाजार में उछाल होता है। नवंबर में अगर चीजें बिगड़ जाएं तो दिवाली लोगों की बिगड़ जाता है, सरकार का हालत खराब हो जाता। तो आधार रहेगा,
और वो एग्रीकल्चर है। इतना समझ के कारण भारत ने उसको खेती एक व्यवसाय नहीं कहा, उसको एक संस्कृति कहा, और एक चीजें ऐसी डेवलप की गई, ऐसी विकसित की गई कि जो आपस में जुड़ी रहें और सस्टेन रहें। तो सेल्फ सफिशिएंसी की बात खेती से आई कि आप खेती करो, आपको जो चाहिए वो सुविधाएं हम दिलाएंगे। तो जैसे हल चलाना है, हल में कुछ लकड़ी का काम होता है, कुछ लोहे का काम होता है। फिर जानवर हैं, मरते हैं तो उनको डिस्पोज करना, उनकी खाल का कुछ बनाना है, जूते बनाना है, चप्पल बनाना है, डिस्पोज करना है, सफाई करना है खेत के आसपास की, पानी सिंचाई करना है, भिस्ती चाहिए है, पूजा करना है तो पंडित चाहिए, पादरी चाहिए, मौलवी चाहिए, और कुछ ज्योतिष वाला भी चाहिए कि बच्चे कब हों, खेती कब करें, बुआई कब करें, पानी कब गिरेगा, तो जो गणना करना जानता हो। ऐसे 17-18 तरह के लोग जो खेती को सपोर्ट करते हैं, तो वो उनको दिए गए कि तुमको ये सब सपोर्ट करेंगे, और जब तुम्हारी फसल हो उसमें से इनको हिस्सा देना। तो सारे लोग उसमें कोऑपरेट करते थे, और सारे लोग उसके लिए प्रार्थना भी करते थे कि खेती अच्छी नहीं होगी तो हमको हिस्सा नहीं मिलेगा, उस पर डिपेंडेंस है। तो एक आदमी खेती नहीं करता था, एक पूरा कॉर्पोरेट होता था या कॉर्पोरेशन होता था जो उसको करता था, जो अलग अलग चलते थे, तो सबको हिस्सा मिलता था। तो पूरी की पूरी जीवनचर्या उस खेत पे केंद्रित रहती थी और उसके आसपास के पेड़ पे, जीवन खुशहाल था। तब तुम कहोगे कि नहीं, उसका मेहनताना कम मिला, फसल खराब हो जाए तो क्या, तो तुम देखोगे कई समय तक अगर फसल खराब हो गई तो कोई मांगने नहीं जाता था और सारे लोग रोते थे। और उस समय तुम देखोगे कि जैसे पानी बरसना है और 25 जून को बरसा और 25 जून को पानी नहीं बरसा तो पूजाएं शुरू हो जाएंगी। ये काम पंडित का है, चाहे पूजा से पानी बरसे ना बरसे वो एक अलग चीज है। पश्चिम में बर्ट्रैंड रसल ने एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नेचर, प्रकृति पर विजय। तो बोले हम जब फसल करना चाहेंगे करेंगे, तुम पानी बरसाओगे हम पॉलीथीन डाल के फसल कर लेंगे, हम ग्रीन हाउस चैम्बर्स बना के फसल करेंगे, थोड़ा बहुत सफलता भी मिली। तो वहां उस आइडिया को डेवलप करने के लिए चीजें चली। और दुनिया में पिछले 200 वर्षों में जो कुछ अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया था कि आपके यहाँ पैसा खत्म हो जाए तो पड़ोस का लूट लाओ, तो अपनी सेना पूरी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ये दिया कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नेचर, लेकिन चलन में आया कि पैसा दूसरे के यहाँ से लूटना है। तो इंग्लैंड का जो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था रही 200 वर्षों में, वो भारत जैसे देश के खून पसीने और पानी से वहां सिंचाई होती रही और वहां फसल पहुंचती रही। तो उनका जो भविष्य था वो भारत के खेत से निकला हुआ था, भारत के कल्चर से, और शुरुआती तौर पे वो बंदूक की दम पे काम कराया गया। बंदूक की दम पे पैसा दो ना दो, क्या अंतर पड़ता है? तब तुमको एक कॉन्सेप्ट देना पड़ा कि भाई कारखानिया माल चूंकि मैंने लगाया है कारखाना, ये महंगा बिकेगा। मुनाफा तभी होगा जब भारत से कच्चा माल, खेती वाला माल इंग्लैंड जाएगा, वहां प्रोसेस होगा और लौट के आएगा, वो महंगा है। तो आपका मटेरियल सस्ता हो गया, हाथकरघा बंद हो गया जो उससे जुड़ा हुआ था, कपास हो गया। तब चीजें ये हुई कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी चाहिए, तुम्हारे यहाँ से पैदा होंगी और आप गरीब तभी रहोगे, हम अमीर तभी रहेंगे जहां हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा। तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये आया कि डेली यूज की चीजें सस्ती होनी चाहिए। इसका मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा वो चीपली अवेलेबल होना चाहिए। तो जिस देश में जितनी जनसंख्या उस रोजगार से जुड़ी हुई है वो गरीब होगी। अगर भारत में 70-75% लोग गांव में रहते हैं और खेती से जुड़े हुए हैं तो गरीबों की संख्या 75% तो होगी ही। अगर अमेरिका में
20% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, तो अमेरिका में 20% लोगों की हालत खराब हो गई। 20% की खराब है तो 80% से क्रॉस कंपनसेशन देके उनकी हालत ठीक की जा सकती है। लेकिन जहां 75% की खराब है वहां 25% से क्रॉस कंपनसेशन देके ठीक नहीं की जा सकती है। तो ये हालत दिनों दिन खराब होगी और गैप बढ़ेगा। तब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि एग्रीकल्चर का भविष्य है कि नहीं, क्योंकि आप नहीं चाहोगे या कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसानी करे। चपरासी बन जाए सरकार में, किसानी नहीं करनी चाहिए, मिलता क्या है? तो आपको उसके भविष्य के बारे में संदेह पैदा होता है। इतना सब जानने के बाद भी कि इकोनॉमी का आधार ही अर्थ है, जमीन है। अंग्रेजी में तो इकोसिस्टम मतलब अर्थ, जो EARTH अर्थ है, वो हिंदी के अर्थ, जो अर्थव्यवस्था और पैसा, उससे बना। इतना बेसिक डेफिनेशन के बाद भी अगर ये क्वेश्चन आता है कि इसका भविष्य क्या है, मतलब बहुत गहरे में सोचने की जरूरत है कि चीजें कहाँ गड़बड़ जा रही हैं। और इतनी गड़बड़ हो गई हैं कि हम पूरे के पूरे सिविलाइजेशन के एनिहिलेशन के बारे में सोचने लगे कि ये कहीं खत्म तो न हो जाए। आज देखो, जो भी सभ्यताएं हैं उनका रिटन इतिहास 5-6 हजार वर्षों का तो है। और आज भी अगर कोई जमीन प्रोड्यूस दे रही है, मतलब 6000 साल में वो बंजर नहीं हुई, लेकिन आज आप जैसे केमिकल्स डाल रहे हैं वो 20-25 साल में उपज देना बंद कर देते हैं। तब आपको लगता है कि यार ये 20-25 साल में दे दी तो एग्रीकल्चर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जानते हुए कि 6000 साल बाद भी ये पैदावार दे रहा है। तब आपका रेस्ट जो मिलना चाहिए था जमीन को, वो नहीं दे रहे हैं। जैसे एक शरीर से आप लगातार काम करते रहे रात में दिन में, तो 2-4-10 दिन में आप कोलैप्स हो जाएंगे। एक IT आइकून जो सवेरे दौड़ने जाते थे, जिम जाते थे, कसरत करते थे, बस वो सोते नहीं थे, एंड ही कोलैप्स्ड। तो ऐसा जमीन भी हो सकती है। तब आपका प्रश्न रहेगा कि इसका भविष्य क्या है। तो प्रश्न ये नहीं है कि इसका भविष्य है कि नहीं, प्रश्न ये है कि हमारा भविष्य क्या है।